गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आज हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल का मापन। हमारा टॉपिक है आज विद्युत वाहक बल का मापन किस प्रकार किया जाता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मापन हम किस प्रकार से करेंगे, ये आज हम समझेंगे इस क्लास में। तो विद्युत वाहक बल का जो मापन किया जाता है वो एक सिद्धांत है, पोगनडोर्फ सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि पोगनडोर्फ सिद्धांत क्या है। पोगनडोर्फ सिद्धांत यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी सेल के विभव यदि किसी सेल के विभव के बराबर सेल विभव के बराबर विभव किसी दूसरे सेल किसी अन्य सेल मानक वेस्टर्न सेल द्वारा, मानक वेस्टर्न सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाता है, विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है और इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है। ठीक है भाई। तो पोगनडोर्फ सिद्धांत के द्वारा हम किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं और इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाते हैं। जब दोनों विभवांतर विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसी समय पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर है वो ही उस सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, विभव मापी काम में लेते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल के मापन किसके द्वारा करते हैं, विभव मापी द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल का मापन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है पोगनडोर्फ सिद्धांत क्या है। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है बच्चों। फिजिक्स में आप पढ़ोगे विभव मापी, पोटेंशियल मीटर। तो विभव मापी वहां पर सर डिटेल से पढ़ाएंगे, यहाँ पर अपने ज्यादा कुछ है नहीं केमिस्ट्री में।
तो थोड़ा इंट्रोडक्शन सा ही है, उसी को हमें पढ़ना है। विभव मापी द्वारा अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। तो देखिए विभव मापी क्या होता है, ये एक प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का बना तार होता है। प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का बना ये तार है AB। इस तार का संबंध हम जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल वाले सेल या बैटरी से कर देते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन C से। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेटिनम व इरिडियम मिश्र धातु का बना तार है बना तार। ये विभव मापी ये ऐसा होता है, इसके नीचे इस तार के नीचे स्केल लगा रहता है। मैं यहां पर स्केल बना रहा हूं, एक स्केल लगा रहता है इस तार के नीचे, तो उसमें लंबाई लिखी रहती है इस तरह से। ये आपका स्केल है जो इस तार के नीचे है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड इसलिए ऊपर तार बंधा हुआ, इस तार के नीचे ही स्केल है जिससे अपन लंबाई माप सकें। ये विभव मापी युक्ति होती है। आप फिजिक्स के लैब में इसका प्रैक्टिकल करोगे, फिजिक्स में देखोगे, इसको मैनुअली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये आता है जो अपने केमिस्ट्री में बनता है कि विभव मापी का जो तार है, ये सर्पी तार, विभव मापी का जो तार है ये प्लेटिनम और इरिडियम का क्यों बना होता है, ये प्लेटिनम व इरिडियम का क्यों बना होता है। तो इसके दो रीजन है, दो कारण क्या है, पहले मैं उन्हीं को बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। प्लेटिनम व इरिडियम से बनी तार कठोर होती है अतः इसके ऊपर जब हम रगड़ते हैं तार को, सर्पी तार को रगड़ते हैं, सर्पी संपर्क की रगड़ से मोटाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोटाई स्थिर रहती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो स्थिर रहता है। इस पे तार रगड़ा जाता है, अब आप रगड़ेंगे तो तार पतला होता जाएगा, पर ये प्लेटिनम व इरिडियम का बना होता है। क्वेश्चन आता है कि विभव मापी का तार प्लेटिनम व इरिडियम की मिश्र धातु का क्यों बना होता है, क्योंकि एक तो ये तार कठोर होता है, तो जब इस पे तारों को बार बार रगड़ेंगे तो इसकी मोटाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जल्दी से पतला नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है तो विभव संतुलन में सुविधा रहती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है अतः विभव संतुलन में सुविधा रहती है।
ठीक है भाई। तो ये प्लेटिनम व इरिडियम की क्यों बनाई जाती है तार, विभवमापी की तार, उसका ये रीजन हो गया। ये तो इसके बारे में हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, छोटा क्वेश्चन आधे नंबर का। इसके बाद देखिए सी क्या है, सी एक स्थिर विद्युत वाहक बल का सीसा संचायक सेल है, और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इससे जुड़ा हुआ है तो इसका सारा वोल्टेज इस पर समान रूप से वितरित है, इस तार पर वितरित हो गया, ये परिपथ में धारा प्रवाहित हुई तो इसका वोल्टेज। अब हम क्या करते हैं, इसके विपरीत दिशा में पहले तो एक अज्ञात सेल को जोड़ते हैं x, ये x है। c तो क्या है आपका स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल, और x क्या है अज्ञात सेल, इसी का हमें ईएमएफ ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये अज्ञात सेल को जोड़ते हैं, इससे इसका संबंध गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर जो धारा को बताएगा मान, और इस पर रगड़ते हैं इसको। अब देखो ये इसमें इस दिशा में और ये विपरीत दिशा से आरोपित हो रहा है, तो हम इसमें संतुलित करते हैं इस तार को रगड़ करके, कहां पर इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कहां शून्य विक्षेप आता है, जब इस तार को इस पर रगड़ते हैं तो जिस स्थिति में शून्य विक्षेप आ जाता है वो लंबाई नोट कर लेते हैं, स्केल में वो लंबाई लिखी जाती है, लंबाई नोट कर ली जाती है। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो लंबाई के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। इस x का EX समानुपाती तार की लंबाई। मान लो एक बार नोट करने पर D पर आया, ये AD लंबाई आई, ये D पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस अज्ञात तार का तो कनेक्शन हटा देते हैं यहां से, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से अज्ञात तार का कनेक्शन तो हटा देंगे, और अब हम मानक वेस्टर्न सेल जोड़ते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल। ये कौन सा सेल आपका, मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल जिसका ईएमएफ हमको पता हुआ है। अब इसका संबंध इधर से कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, ऐसे करता हूं मैं, इसको डैश डैश करके दिखा देता हूं कि एक चीज कनेक्ट रहेगी, एक चीज हटेगी। पहले इसके द्वारा कर लिया, इसको माप लेते हैं। तो इसका EX समानुपाती क्या हो गया, या EX समानुपाती AD लंबाई के, AD तार की लंबाई है। अब इस मानक वेस्टर्न सेल का भी इसी तरह से कनेक्शन किया, इससे यहां से ये हटा दिया और विभवपात ज्ञात किया। इस पर विभवपात ज्ञात करते हैं, जहां पर दोनों का बराबर विभव हो जाता है वहां धारा क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि दोनों का विभवांतर विपरीत दिशा में लग रहा है। और ये जब शून्य हो जाएगी तो उस समय उस तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। मान लो दूसरी स्थिति में क्या आया, D डैश आई, AD डैश, तो ES समानुपाती क्या हो जाएगी, AD डैश। ये तार की लंबाई है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। अब समानुपाती का चिन्ह हटा तो EX अपॉन ES, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग लगा दो, बराबर क्या आ जाएगा, AD अपॉन AD डैश। अब अपन को तो क्या ज्ञात करना है, x क्या है, अज्ञात सेल है, इसका विभवांतर ज्ञात करना है, EX का मान। तो EX बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन AD डैश इंटू ES। ES की वैल्यू हमें पता रहती है, तो इस फॉर्मूले में रख के हम आसानी से
अज्ञात सेल का क्या ज्ञात कर सकते हैं? विभव ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका क्या है? विभव मापी। तो अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत विभव मापी द्वारा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। थोड़ा सा इसमें से बस को क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पोगंडोर्फ सिद्धांत पूछा जा सकता है। विभव मापी का तार प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का क्यों बना होता है, ये पूछा जा सकता है। बाकी ये फिजिक्स की चीज है, न्यूमेरिकल जो होते हैं इस पर, वो आपके कोर्स में नहीं है, नहीं आएंगे, वो बहुत मुश्किल है। अब देखिए अगला टॉपिक अपना सांद्रता सेल। सांद्रता सेल। कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या है? आपका गैल्वेनिक सेल ही है। गैल्वेनिक सेल का ही एक प्रकार है। जो आपने गैल्वेनिक सेल देखा था वो गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों अर्ध सेलों में समान धातु की छड़ ली जाती है। दोनों अर्ध सेलों में समान धातु की छड़ लेते हैं, समान धातु के लवण का विलयन लेते हैं, लेकिन उन विलयनों की सांद्रता में अंतर कर देते हैं। एक सेल के विलयन की सांद्रता कम रखते हैं और एक सेल के विलयन की सांद्रता अधिक रखते हैं, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब गैल्वेनिक सेल में समान धातु के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, परंतु धातु आयनों के विलयनों की सांद्रता अलग अलग होती है। तो इसे सांद्रता सेल कहते हैं। सांद्रता में अंतर के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। क्या क्या इसकी खास बात है देख लो। सांद्रता में अंतर के कारण विभव उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसमें लगा इलेक्ट्रोड तो एनोड की तरह कार्य करेगा,
कम सांद्रता वाला विलयन एनोड व अधिक सांद्रता वाला विलयन कैथोड का कार्य करता है। अधिक सांद्रता वाला विलयन कैथोड का कार्य करता है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, वही जैसे मान लीजिए मैंने ये ZnSO4 का विलयन लिया, इसकी सांद्रता C1 है, इसमें जिंक की छड़काई क्या लगा दिया, ये इलेक्ट्रोड। दूसरे पात्र दूसरा अर्धसेल बना है, इसमें भी ZnSO4 का विलयन लिया, ZnSO4 का विलयन, और इसकी सांद्रता क्या कर दी C2, इसमें भी जिंक की छड़काई इलेक्ट्रोड लगाया है। अब C1 का मान C2 से क्या है, कम है, तो C1 वाला ये तो क्या करेगा, एनोड का कार्य, और ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का। ठीक है, दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ये लवण सेतु लगा दिया, इनका संबंध चालक तार द्वारा वोल्टमीटर से कर देते हैं। यह है इसकी संरचना। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल रहता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ई सेल बराबर 0.0592 अपॉन n log 10 C2 बटा C1, ये इसका फॉर्मूला। C2 C1 क्या है, इनकी सांद्रता है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है इसका विद्युत वाहक बल। तो ये आपका सांद्रता सेल है। बाय चांस क्वेश्चन आ जाए सांद्रता सेल किसे कहते हैं, या आपको ऐसे डायग्राम बना के दे दे, एक विलयन की सांद्रता कम हो एक की ज्यादा हो, तो उसमें आप ये पहचान सको कौन सा तो एनोड का कार्य करेगा और कौन सा कैथोड का। बस यही चीज है इसमें। यहाँ पर ये सांद्रता सेल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत ही इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब तक तो था जो सरल था कि सेल का विद्युत वाहक बल न्यूमेरिकली अपन उसकी न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए नरनेस्ट समीकरण बनानी पड़ती है। नरनेस्ट समीकरण का टॉपिक आएगा अगली क्लास में, जो हम पढ़ेंगे वो सेल के लिए नरनेस्ट समीकरण स्थापित करना और फिर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।